8,000 थी तो बढ़ा के 10,000 रुपए प्रति हेक्टर की थी। फिर मेरा मन नहीं माना, मुझे लगा कम है, तो फिर हम 12,500 रुपए प्रति हेक्टर तय किया। लेकिन आगे जाके मैंने खेत और देखे तो बर्बादी और ज्यादा दिखी। और इसलिए बहनों और भाइयों, जिनका 50% से ज्यादा नुकसान फसल में हुआ है, उनको 15,000 रुपए प्रति हेक्टर की दर से राहत की राशि दी जाएगी। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं। जिनका 50% नुकसान है वो 100% नुकसान माना जाएगा। पर गेहूं चना में तो 15,000 रुपए प्रति हेक्टर, लेकिन बहना में 25,000 रुपए प्रति हेक्टर की दर से राशि दी जाएगी। जो प्रभावित किसान हैं, जिनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, कि उनसे कर्जे की वसूली स्थगित कर दी जाए। जो अल्पावधि ऋण है वो मध्यावधि ऋण में परिवर्तित कर दिया जाएगा और अगले साल से जब फसल आ जाए तो 3 साल में दे देना, लेकिन उसमें भी मूलधन देना। ब्याज तो मामा पहले ही भरने का काम करेगा, उसकी चिंता मत कर। हमने ये भी तय कर दिया है कि बिजली के बिल भी वसूल नहीं होंगे, सरचार्ज पूरा माफ कर दिया जाएगा। और जो बिजली का मूल बिल है आधा हम सरकार की तरफ से भर देंगे और आधा 10 किस्तों में 5 साल में आप भर देंगे। हमने तय किया है बहनों और भाइयों, किसान डिफाल्टर नहीं होंगे और उनको खाद बीज का बरसात की फसल का कर्जा भी 0% ब्याज पर ही देने का काम किया जाएगा। लेकिन केवल फसल की राहत नहीं, आकाश से जो बिजली गिरी 29 जाने चली गई, उनके परिवार को 1.5 लाख रुपया हर परिवार को राहत की राशि देंगे। गाय बैल भैंस अगर वो मरे हैं तो 16,500 रुपया की राशि उस पर भी दी जाएगी। भेड़ बकरी मरे 1,650 रुपया उसके भी हम देने का काम करेंगे। और अगर मुर्गा मुर्गी भी मर गए हो तो 40 रुपया मुर्गा मुर्गी के और उनके चूजे को 20 रुपया वो भी। एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1,000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियाँ और पाइप्स। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े बर जावते सहरिया। सावन के छिटका मारुक खरिया, जाना तो डूरा मोर दिल आलू भारे। दे राजा रुवे दरबारे महा भाई दे दे। इरादे हवे घर में भौजी चना चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमार बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी, क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना न भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे।
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। संगनी की हर बार ये कोशिश रहती है कि हम आपको बताएं कि आप कैसे फैशन में हमेशा इन रह सकती हैं। इसी सिलसिले में आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो यंग गर्ल्स हैं वो अपनी वार्डरोब में कैसे अच्छा कलेक्शन रख सकती हैं। और ये सब बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी फैशन एक्सपर्ट शिप्रा जी। मैम वेलकम टू आवर शो। हेलो शिप्रा जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो वर्ड है ट्रूजो प्लानिंग, ये होता क्या है? ट्रूजो प्लानिंग बेसिकली जब आप किसी की भी वेडिंग फिक्स होती है तो उसके बाद जो उसकी जितनी भी वार्डरोब प्लान होता है, जो उसकी जो परचेजेस होती हैं उसकी गारमेंट की, जो कि टोटली नया होता है सब कुछ, दैट इज ट्रूजो। जो ब्राइड अपने साथ लेके जाती है अपना वार्डरोब, उसको ट्रूजो बोलते हैं। जी जी, सो दैट इज ट्रूजो प्लानिंग। इसमें क्या क्या हमें चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? इसमें डेफिनेटली आपको दो चीजों का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा कि पहले आप किस माहौल में जा रहे हैं। हो सकता है कि जिस माहौल में आप अभी तक रहे उससे बहुत ही डिफरेंट माहौल में आप जा रहे हो, तो वो एक इंक्वायरी करना इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस माहौल में जा रहे हैं, क्या आपसे एक्सपेक्टेड है, बिकॉज हर जगह एक सर्टेन कोड्स होते हैं। तो उनको डेफिनेटली कुछ हद तक, कुछ वक्त तक उनका सम्मान करना अच्छा भी होता है, करना भी चाहिए। तो उन चीजों का जरूर ख्याल रखें। हो सकता है कि आप बहुत ही कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से हो, आपने आज तक कभी ट्राउजर्स ना पहने हो और आप जिस फैमिली में जा रहे हो वहां पे जीन्स बहुत आराम से अलाउड हो, तो वो चीजों का जो एक डिफरेंस है उसको आपको हर तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आप बहुत लिबरल फैमिली से हो, थोड़े से कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल बैकग्राउंड में जा रहे हो, या वाइस वर्सा। दोनों लिहाज से आपका सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो होना चाहिए। तो उन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि लोग वेडिंग लहंगे पे पूरा फोकस रखते हैं कि वेडिंग डे है, वेडिंग लहंगा है। डेफिनेटली जो इवेंट्स हैं, संगीत है, मेहंदी है, वेडिंग है, कॉकटेल एंड डिनर्स हैं, रिसेप्शन है, ये तो मेन इवेंट्स हो गए, इनके लिए आपके मेन गारमेंट्स हो गए। बट जो एक्चुअल प्लानिंग आती है वो है द मॉर्निंग आफ्टर, वंस यू अराइव, वहां पे पहुंच के उसके बाद से जो आपकी रिक्वायरमेंट्स आएंगी उनको आपको बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान करना पड़ेगा। तो उसमें इम्पोर्टेंट है कि आप पहले, डेफिनेटली आज के टाइम में बहुत इंटरेक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली कट ऑफ होते हैं, आपको पता नहीं होता, आप किसी से बात नहीं कर रहे होते, ऐसा वक्त तो है नहीं। तो आप अपने न्यू फैमिली में भी बात कर रहे होते हैं, अक्वायर्ड फैमिली से भी बात कर रहे होते हैं, आप अपने स्पाउस टू बी से भी बात कर रहे होते हैं। तो आपकी इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये इन्फॉर्मेशन उनसे गैदर करें कि व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर प्रिवेल्स, व्हाट इज द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दे आर इनटू, वो उसको, क्योंकि वो लाइफस्टाइल का हिस्सा ऑटोमेटिकली आप भी बन जाएंगे। तो अगर आप पूरे फैमिली में एक फिटनेस का माहौल है तो वो ऑटोमेटिकली आप भी उसका हिस्सा बनेंगे। तो वो जरूरी है कि आप उसके लिए प्लान करके जाएं अपना वार्डरोब। वहां पे ये नहीं होना चाहिए कि अब एक दिन आपको खरीदने के लिए ले जाया जा रहा है क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है आपकी। एंड मेनली ये लोग चीज नोटिस करते हैं कि शादी के अगले दिन क्या पहना जा रहा है। शादी के अगले दिन और उसके अगले दिन भी उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तब तक बहुत माहौल फेस्टिव रहता है, गेस्ट्स होते हैं, तो डेफिनेटली आप सबसे फाइनरीज में होते हैं। और मेरे ख्याल से अगले 2 दिन तक तो मोस्टली आप सजेशंस के जरिए ही जाते हैं, क्योंकि आपके लोग भी बहुत होते हैं जो ओवर ईगर होते हैं डिसाइड करने के लिए कि आपको क्या पहनना चाहिए। और वो 2-3 दिन दे आर टेकन केयर ऑफ, दैट्स नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि हैवी साड़ीज और ये जो स्टफ होता है ये तो ऑलरेडी इतना ज्यादा आपको मिल चुका होता है और आपके पास स्टॉक में होता है कि वो सारी चीजें कंसर्न नहीं होती। कंसर्न इज कि जब फैमिली नॉर्मल लाइफ में आ गई उसके बाद फिर आपने जो आपने प्लान किया, या अगर आप हनीमून प्लान कर चुके हैं, आप किसी ऐसी पर्टिकुलर समय, आजकल जो है इंटरनेशनल हनीमून जो हैं, डेस्टिनेशन हनीमून एंड इन पे ये बहुत कॉमन फैक्टर हो गया है हमारे देश में भी। तो उन चीजों की प्रॉपर प्लानिंग इम्पोर्टेंट है।
ये ना हो कि आपने शादी जरूर मई जून में यहाँ की है, आप किसी कोल्डर क्लाइमेट में चले गए, आप यूके चले गए, लंदन चले गए हनीमून के लिए और आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। So, उन चीजों का जो इम्पोर्टेंट है वो गैप इम्पोर्टेंट है। देन लॉन्ड्री एंड स्लीप वेयर, दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट। तो शिप्रा जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि मैरिज के बाद मेनली क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं? डेफिनेटली आपको कुछ इंटरेस्टिंग कैजुअल वेयर होना चाहिए आपके पास, स्मार्ट कैजुअल्स होने चाहिए। बिकॉज यूजुअली अब जो एक नॉर्मल ट्रेंड होता है कि लोग घर के कपड़ों में उतना इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ये चीज थोड़ा सा आपको अवॉइड करनी होगी, उस पर ध्यान देना होगा। अक्सर लोग ओकेजन वेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं, घर के कपड़ों पे उतना इन्वेस्ट नहीं करते। जो आप रोजमर्रा में कैजुअल अटायर्स पहनते हैं उन पे आप इन्वेस्ट करें। बिकॉज शुरू में ही बहुत एक्साइटमेंट होता है, चार्म होता है फॉर द फैमिली, फॉर द स्पाउस एंड इवन फॉर योर ओन सेल्फ। एंड डेफिनेटली आप बहुत एक्टिव मोड में होते हैं, आप डिफरेंट लोग मिलने आते हैं, आप जगह जगह जाते हैं, तो उन सब चीजों में इम्पोर्टेंट है कि आप हर वक्त वेल टर्न्ड आउट हो। एंड कुछ चीजों का आप ख्याल रखें। ठीक है, माना आपने स्लीप वेयर में इन्वेस्ट किया, आपकी बहुत हाई वैल्यू, आपने 90 खरीदी है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उसमें जो है बाकी वक्त भी दिखे। तो उन चीजों का एहसास होना जरूरी है कि ठीक है, कब कौन सी चीज कहाँ पे कितने हद तक में पहनी जानी चाहिए, ये प्लानिंग इम्पोर्टेंट है। इन सब चीजों में ये भी जरूरी है कि बैलेंस होना चाहिए हर चीज में। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ वेस्टर्न वेयर ही खरीदे जा रहे हैं कि हम वही पहनेंगे, तो वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा कि आपको माहौल इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सपोज कि आप यहाँ पे आप 2 महीने रहने वाले हैं और उसके बाद आपका स्पाउस कहीं और लोकेटेड है और आप मूव करेंगे, तो डेफिनेटली वहां पे आप अपनी चॉइस के वार्डरोब को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो 2 महीने 3 महीने अगर आप अपनी फैमिली के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ हैं, तो उसको जरूर रिस्पेक्ट करें। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डू इन्वेस्ट इन ट्रेडिशनल पीसेज, इन एथनिक पीसेज, इन फ्यूजन पीसेज एंड इवन इन वेस्टर्न पीसेज। तो ये एक रेंज इंपॉर्टेंट है। मे बी 2 अच्छी कॉकटेल ड्रेसेस हों, 2 अच्छे ट्राउजर्स हों, एक अच्छी डेनिम आपने साथ में टीम की हो, लेकिन आपने साथ में अच्छे 5-6 सूट्स भी तैयार किए हो, डिफरेंट वैरायटी हो, चूड़ीदार हो, बंद गला हो, शेरवानी टाई स्टाइल हो, अनारकली स्टाइल हो, पटियाला स्टाइल हो, उसमें भी बहुत वैरायटी है। ऐसा नहीं है कि इंडियन गारमेंट है तो उसमें कुछ खास नहीं है, देयर इज लॉट ऑफ वैरायटी। तो कोशिश करिए वैरायटी टच करिए, जिससे कि हर दिन आप अपना लुक वेरिएट कर सके, तो हर दिन आप एक नए अंदाज में नजर आएंगे। थोड़ा सा हेयर स्टाइल पे अपना प्रैक्टिस शुरू करिए। जो आपका हेयर लेंथ है, हेयर टेक्सचर है, उस पे डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ब्रेड्स, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ बन्स, इन पे वर्क करिए। तो वो एक इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग आपका हुनर होगा हाथ में, जो कि आपके लुक को बढ़ाएगा। पर शिप्रा जी, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग अटायर तो अच्छा पहन लेते हैं, एक्सेसराइजेशन ओवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ वियर्ड लगता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है जिसको ड्रॉ करना जरूरी है। और ये एक आपने बिल्कुल सही नोटिस किया है, ये होता है ओवर एक्साइटमेंट में। और यहाँ पे लुक इम्पोर्टेंट, वर्ड स्टाइल और लुक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप किस दिन किस लुक में हैं। अगर आप कैजुअल लुक में हैं तो डेफिनेटली आप बहुत सारी हाँ, अगर रिचुअलिस्टिकली कंपल्सरी है कि आपको चूड़ा पहनना है, वो आप नहीं हटा सकते, तो एक वो चीज आप नहीं हटा सकते। चूड़ा तो उसमें और अच्छा भी लगता है, स्मार्ट लगता है, बट देन उसका मतलब फिर उस पे, लेकिन आपको वो स्मार्ट लगे स्मार्ट, उसके लिए आपको थोड़ी सी बाकी चीजों में कट डाउन करना पड़ेगा। आपको बाकी का सेट जो है उससे आपको बाय करनी पड़ेगी फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट। देन जरूरी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर स्टाइल में ही एकदम ओवर द टॉप सिंदूर लगाएं हमेशा। जो लोग अक्सर सीरियल से इंस्पायर होकर के बिंदी सिंदूर वगैरह पे जो एक ओवर एग्जैजरेटेड स्टाइलिंग होती है, वो पर्टिकुलर गारमेंट्स के साथ ही अच्छी लगती है, तो वो आप उन्हीं के साथ करें तो बेटर है। पर्टिकुलर गारमेंट, पर्टिकुलर हेयर स्टाइल, वो इम्पोर्टेंट है। तो इन सब चीजों का जब आप एक इंटेलिजेंट मिक्स जनरेट करते हैं, तभी वो कुछ स्टेटमेंट आप के पास सेट्स हैं, अच्छी बात है, डेफिनेटली होंगे। तो जब आप वेस्टर्न वेयर पहने तो आप एक ही पीस पे फोकस करें। स्टेटमेंट कुछ लोग ये जरूरी मानते हैं कि अगर हम एक चीज पहन रहे हैं तो पूरा सेट पहनना चाहिए, पूरा मैचिंग होना चाहिए। वही एक मेंटल ब्लॉक है जिससे बाहर आना जरूरी है। और इनफैक्ट इसमें कई बार ब्राइड्स की भी उतनी गलती नहीं होती। वो जिस माहौल में होते हैं लोग उनको बहुत बोलते हैं, तो वो सिर्फ गर्ल्स को ही नहीं, एक्सटेंडेड फैमिलीज को भी इस मेंटल ब्लॉक से बाहर आना पड़ेगा। वेल शिप्रा जी, आपने हमें और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी कि वार्डरोब में क्या क्या चीजें शामिल करें, क्या क्या चीजें हम अपने ससुराल ले जाएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेजर, थैंक यू।
वेल, अभी तक आपने जान ही लिया होगा कि क्या कुछ चीजें आपको अपनी वार्डरोब में शामिल करनी है और अपने स्टाइल स्टेटमेंट को देना है एक नया डायमेंशन। इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी समस्या है या सुझाव है जो आप हम तक पहुँचाना चाहती हैं, तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संघ स्पेस अपनी समस्या अपना सुझाव स्पेस अपना नाम अपने शहर का नाम और इसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangani@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम अपना सबसे खास सेगमेंट लेकर आने वाले हैं छू लो आसमां। इसलिए कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। आज आप जिस अचीवर की सफल दास्तां से रूबरू होने जा रहे हैं, उनकी जिंदगी में लक्ष्य की इम्पोर्टेंस कुछ इस कदर है कि वो उनका जुनून बन गया है। मध्य प्रदेश में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विचार का अगला महापड़ाव है पारंपरिक फसलों के साथ फल फूल औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना। प्रदेश में खेतों की रंगत अब बदल रही है। रंग बिरंगे फूलों की खेती किसानों के लिए सीमित जमीन में असीमित लाभ का जरिया बन रही है। वर्ष 2010-11 में लगभग 7,600 एकड़ क्षेत्र में पुष्प उत्पादन तकरीबन 6,000 टन था। ये 2012-13 तक लगभग 16,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र तक बढ़कर बेहतर तकनीक की मदद से 1,58,199 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के फूल अब अन्य प्रदेशों को भी अपनी खुशबू से महका रहे हैं। उद्यानिकी कृषकों को बेहतर तकनीकी उपकरण, यंत्र और मार्गदर्शन आदि उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय हॉर्टी एक्सपो आयोजित किया गया। देश विदेश की 85 अग्रणी कंपनियों ने यहां अपनी तकनीक और उपकरणों का प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश तेजी से बदल रहा है। 50% अनुदान मिल रहा है आजकल, फूलों के लिए भी, सब्जी के लिए भी मिल रहा है वो तो, और सरकार काफी कुछ कर रही है उसके लिए। तो जैसे अभी उनने हार्डी एक्सपो लगाया, तो इसमें भी काफी कुछ किसानों को बुलाए हैं, उनको नई नई टेक्नोलॉजी का मतलब ज्ञान दिया उनने। शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में खेती किसानी का व्यवसाय एक नई अंगड़ाई ले रहा है। खेतों में लहलहाती फूलों की फसलें तरक्की की खुशबू को चारों ओर फैला रही हैं। तो हो जाए थोड़ी मस्ती। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह, लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना MP इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे ETV। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। ब्लास्ट हुआ वो लोगों इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत NDA के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिलते थे, जो UPA के शासनकाल में बढ़कर 1,102 करोड़ रुपए, और जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ETV न्यूज, दिन भर लगातार। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो कृपा करो महाराज मुइन। मैं
शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज विमेन। बढ़ते हैं अपने सबसे खास और सबसे आखिरी सेगमेंट की ओर, क्योंकि इसमें हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी महिला से जिन्होंने अपने दम पे ही अपनी आइडेंटिटी बनाई है और अपना नाम बनाया है। तो चलिए देखते हैं हमारी विमेन अचीवर कौन है। जिंदगी का सफर तब और भी दिलचस्प हो जाता है जब आपकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर टिकी हों। आज आप जिस अचीवर की सफल दास्तां से रूबरू होने जा रहे हैं, उनकी जिंदगी में लक्ष्य की इम्पोर्टेंस कुछ इस कदर है कि वो उनका जुनून बन गया है, और जिसका लक्ष्य ही जुनून बन जाए उसे इतिहास बनाने में देर नहीं लगती। राही सरनोबत, उम्र 22 साल, स्पोर्ट्स 25 मीटर पिस्टल शूटिंग, अचीवमेंट ISSF वर्ल्ड कप की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर शूटिंग के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। ये तो रहा एक संक्षिप्त परिचय, लेकिन इस उभरती हुई प्रतिभा को यहाँ तक पहुँचने में किन किन राहों से होकर गुजरना पड़ा, वो भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। अक्टूबर 1990 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्मी राही की राह इतनी भी आसान नहीं थी। कोल्हापुर में शुरुआती शिक्षा हासिल करते समय उनके मन में आया कि क्यों ना कोई ऐसा फील्ड चुना जाए जो रोमांच और साहस से भरा हो। तो फिर क्या था, फुटबॉल और शूटिंग के लिए जाना जाने वाला कोल्हापुर ही उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हुआ। राही ने हाई स्कूल के बाद शूटिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी। कठिन परिश्रम, परिवार और कोच के सहयोग से उनकी शूटिंग में दिन ब दिन परिवर्तन आना शुरू हो गया, और आखिरकार एक दिन आ ही गया जब सरनोबत शूटिंग प्रतिस्पर्धाओं में पार्टिसिपेट करने लगी। मशहूर शूटिंग चैंपियन तेजस्विनी सावंत को अपना आइडल मानने वाली राही ने जब एक बार कदम बढ़ा दिया तो फिर पीछे नहीं देखा, और एक सफल इंसान की तरह मुश्किलों को दरकिनार करते हुए सिर्फ अपनी मंजिल को पाने की फिराक में जुट गयी। जब किसी भी काम को इतनी शिद्दत के साथ किया जाए तो भला सफलता आपसे कब तक दूर रह सकती है। तो फिर क्या था, राही को भी चलते चलते अपनी राह मिल गई। राही सरनोबत के लिए सबसे बड़ी और पहली खुशी तब मिली जब उन्होंने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला स्वर्ण पदक जीता। यही नहीं, एक अन्य प्रतिस्पर्धा में इन्हें सिल्वर भी मिला। इस तरह राही ने कई मशहूर शूटर के साथ शूटिंग की इस विधा में नए नए कीर्तिमान बनाए, लेकिन इस वर्ष इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। ये नया रिकॉर्ड वाकई में राही सरनोबत का अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इस अचीवमेंट के बाद राही की नजरें अब आने वाली प्रतियोगिताओं पर हैं, इसलिए वो जीत का जश्न मनाने के बजाय फिर से प्रैक्टिस में जुट गई हैं, ताकि आने वाला मुकाबला और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। राही का अपने लक्ष्य के प्रति ये रुझान उन्हें सफलता के उच्चतम स्तर तक ले जाए, और वो शूटिंग के इतिहास को फिर से सुनहरे अक्षरों में अंकित करें। यही संगिनी फॉर टुडेज वुमेन की शुभकामना है। अगर आपकी भी है कुछ ऐसी स्टोरी जो आप सोच रही हैं बहुत यूनिक है और विमेंस को इंस्पिरेशन मिल सकता है, तो जल्दी से अपनी डिटेल्स हमें मैसेज करिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग स्पेस अपनी डिटेल्स स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangani@etv.co.in। पहले इसी के साथ वक्त तो चला है हमारे शो को यहीं पे समाप्त करने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगिनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल।
बेशर्मी भरा बयान, मीडिया के सवालों से काटी कटी। भेल प्रबंधन के रवैये पर बौखलाए मंत्री बाबूलाल गौर, हादसे के लिए भेल प्रबंधन को ही बताया जिम्मेदार, निगम को दिया आदेश दोबारा ना हो ऐसी घटना। उज्जैन के महतपुर में दबंग ने लूटी महिला की आबरू, मामला दर्ज करने में पुलिस कर रही आनाकानी, अब तक गिरफ्त से दूर है आष्टा में मासूम का गुनहगार। ग्वालियर में खून से सनी मिली प्रेमी जोड़े की लाश, सीने में गोली लगने के निशान, हत्या या आत्महत्या की कड़ी सुलझाने में जुटी पुलिस, इलाके में सनसनी। और पन्ना में बुझ गई एमपी सरकार की अटल ज्योति, 24 घंटे बिजली देने के दावों की निकली हवा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वादे करके भूल गई सरकार? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना एमपी और मैं हूं रजनी राय। सबसे पहले उस बड़े हादसे की बात करते हैं जिसने सबको झकझोरकर कल रख दिया था, जब शाम को यह हादसा हुआ था। कस्तूरबा अस्पताल हादसा भेल प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ है, ये कहना है नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर का। बाबूलाल गौर ने आज नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक के बाद भेल के अंतर्गत आने वाले सभी जर्जर मकानों और दुकानों की पहचान कर उन्हें तुरंत हटाने के लिए भेल को नोटिस जारी करने को कहा है। अब उसके बारे में ये निर्णय लिया कि नगर निगम सारी, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो पिपलानी का मार्केट हो, गांधीनगर का मार्केट हो, अगर वहां पर कमजोर है तो नगर निगम उसको जांच करेगा कि वो जांच करने के बाद अगर जर्जर पाई गई तो उनको गिराने की भी कार्रवाई करेगी। पूरे भेल प्रबंधन के साथ मिलकर अब किया जाएगा, क्योंकि अभी तो भेल प्रबंधन को पहले नोटिस देंगे और दुकानदार को भी देंगे जो उसमें रहते हैं, दोनों को नोटिस देंगे, क्योंकि अभी जो घटना हुई है वो भेल क्षेत्र में उनकी लापरवाही की वजह से हुई है और वो जो व्यवसाय पर रुपया खर्च करना चाहिए था उतनी राशि नहीं खर्च करते, वो उसके अंदर बहुत किफायत जारी करती है। मैंने उनको ताकीद किया गया है कि आप एक सरकारी उपक्रम है और सरकार का उपक्रम केवल फायदा कमाने के लिए नहीं है, जरूरत में जितने भी विकास कार्य होते हैं और जनहित के कार्य होते हैं। और आपने बूढ़े बुजुर्गों की दवा रोक ली है, कि बड़ा भारी अन्याय किया आपने। रिटायर्ड कर्मचारियों की दवा क्यों रोकी आपने? उनकी हाय निकलेगी तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अस्पताल हादसे के बाद आज मंत्री बाबूलाल गौर ने बीएचईएल समेत आधा दर्जन विभागों के अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। गौर ने भेल के समुचित विकास के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। बाबूलाल गौर ने भेल प्रशासन को झुग्गी बस्तियों में पानी मुहैया कराने और मास्टर प्लान के तहत बनने वाली सड़कों का निर्माण कर जल्द पूरा करने का आदेश दिया। मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण की प्रगति बहुत धीरे हो रही है, इसे जिला प्रशासन और सीपीए इसको कार्रवाई करे ताकि वहां पर मास्टर प्लान की सड़कें बने। भेल के अधिकारियों को बताया गया कि वार्ड 58 बजरंग मार्केट के अंदर रविदास मंदिर होती है, जयंत नगर, राजीव नगर पहुंच मार्ग के डामीकरण का कार्य भेल को करना है। आज उन्होंने कहा इसकी स्वीकृति हो गई है और ये डामरीकरण का और सड़क मरम्मत का काम बजरंग मार्केट से रविदास मंदिर तक और जय नगर तक किया जाएगा और वहीं पर थोड़ा सुलभ शौचालय बनाया जाएगा। भेल के झुग्गीवासियों को पानी की समस्या नया करने के लिए भी उन्होंने स्वीकृति की है कि पूरी गर्मी तक उनको पूरा पानी दिया जाएगा। वहीं कस्तूरबा हादसे की जांच के लिए भेल प्रबंधन की ओर से एक जांच कमेटी बनाई गई है। भेल के ईडी शशि रंजन प्रसाद ने बताया कि कमेटी में 5 सदस्य होंगे जो घटना के हर पहलू की जांच करेंगे, साथ ही बाकी बची इमारत की भी जांच करेंगे और ये तय करेंगे कि ये सुरक्षित है या नहीं। तो जो हेड सिविल हैं उनको रखा है। हमने जब एक कमेटी फॉर्म की है इन्वेस्टिगेशन के लिए और असेसमेंट जो रिमेनिंग बिल्डिंग है उसमें MNIT के प्रोफेसर हैं, हमारे कॉर्पोरेट R&D हैदराबाद के जो स्ट्रक्चर डिजाइनर है वो हैं और RC पुरम के एक AGM है जो स्ट्रक्चर डिजाइनर है। हमारे यहाँ से मिस्टर DK दीक्षित GM क्वालिटी है, उसके हेड चेयरमैन है और एक मिस्टर ऑस्कर है सेफ्टी डिपार्टमेंट के हेड, वो मेंबर है। ये पांचों लोग मिलके ये सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्यों हुआ, दूसरा जो बाकी बिल्डिंग है सेफ है कि नहीं वो असेसमेंट करेंगे। इधर भेल के ईडी शशि रंजन प्रसाद हादसे के लिए भेल प्रबंधन की लापरवाही को मानने के लिए तैयार नहीं दिखे।
इस बारे में किए गए मीडिया के सवालों को वे टालते